हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था क्या इम्यूनिटी, है ना। और इम्यूनिटी में भी मैंने आपको बताया था कि जो अपन ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ा था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स को आपके साथ डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत मैंने वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, बट प्रॉपर नहीं हुआ था वो। इसीलिए अपन आज फिर से उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, सो थोड़ा थोड़ा तो आई थिंक मैंने आप लोगों को उस दिन इंट्रोडक्शन दे दिया था। बेसिकली किसी भी पैथोजन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि करंट सिचुएशन में वैक्सीनेशन के लिए अपन किस चीज़ की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लाइन में लग कर करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसका है मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, कोविड-19 की, है ना, जिसके लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जिसको जो पॉसिबल है वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जैसे ऐसे ही बचपन में आप लोगों को याद हो तो 2 बूंद जिंदगी की, कुछ याद आया आप लोगों को? इट मीन्स जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी बच्चों को पोलियो वायरस से बचाने के लिए। अब इसमें पोलियो वायरस को क्या किया जाता है, इस वैक्सीन में हीट किल करके एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में प्रिपेयर करके ये ड्रॉप पिलाई जाती है, जिससे क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है। अपने को पता है तो होता क्या है, जब ये वायरस आर बॉडी में इंजेक्ट होगा, जैसे ही जाएगा तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो होता है प्राइमरी अपना रेस्पॉन्स, जो कैसा होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। यदि बट रियल वायरस अपनी बॉडी में यदि एंटर करता है पोलियो का, ये तो अपन ने वैक्सीनेशन करा लिया, तो अपन ने एंटीबॉडीज को प्रिपेयर कर लिया अपनी बॉडी में, तो ये एक स्लो प्रोसेस था। धीरे धीरे जो है, जो हीट किल्ड वायरस था पोलियो का, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट कर रही थी। फाइट करते करते वो उसने एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लिए ना। अब तो ये स्लो प्रोसेस था, बट अब क्या होगा, जैसे रियल कंडीशन में जब लिविंग अपने वायरस अपने अंदर जो एंटर कर जाएगा बॉडी में, तो ये एंटीबॉडीज क्या है, मेमोरी बेस्ड होते हैं, मैंने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो एंटीबॉडीज फास्ट रिएक्शन करेंगे उसके अगेंस्ट और उसको किल कर देती हैं आइडेंटिफाई करके। ये होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना। तो उस बीमारी से बचने के लिए अपन ने वो वैक्सीनेशन बचपन में करवाया है पोलियो वायरस से। अब नेक्स्ट आता है अपना इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स सेकेंड थिंग है अपनी इम्यूनाइजेशन इज दैट एंटीटॉक्सिन। सेकेंड थिंग अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एंटीटॉक्सिन मीन्स जैसे स्नैक वेनम होता है। वेनम मीन्स जानते हैं ना आप लोग, मतलब जो सांप का जहर होता है, एक तरह से पॉइजन जिसको अपन कहते हैं, स्नैक पॉइजन लोकल लैंग्वेज में जिसको अपन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे उससे बचने के लिए एंटीटॉक्सिन दिया जाता है, और ये पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। अदर देन इसके हेपेटाइटिस बी को ले लें अपन, इसके लिए आजकल ईस्ट से वैक्सीन बनाई जाने लगी है, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। उस दिन जो इनकम्प्लीट रह गया था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं इसको वापस डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, है ना, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, एलर्जी। एलर्जी, एलर्जी क्या है? अब आप लोगों के मन में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की एलर्जी तो हमें भी हो जाती है, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन की एलर्जी होती है। तो आखिर ये होती क्यों है? जब भी हमारा इम्यून सिस्टम एग्जर्टेड नहीं एग्जाग्रेटेड रेस्पॉन्स दे, ये क्या होता है, मीन्स अजीबोगरीब टाइप का, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें, जो नॉर्मल नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली किसी पर्सन को मीन्स मुझे एक छींक आती है, 2 छींक आती है,
तो नॉर्मल लिया जाता है उसको, उस पर्सन को नॉर्मल होता है ये। बट किसी डस्ट पार्टिकल या किसी स्मेल की, स्पेशल कोई स्मेल की वजह से या पोलन ग्रेन की वजह से जो है छींक आती हैं, बहुत सारी स्नीज आती हैं अपने को, मीन्स उस पर्टिकुलेट केमिकल या पार्टिकल से उसे एलर्जी है। किसको? उस पर्सन को। ठीक है ना। तो उस पर्सन को जब एलर्जी है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एलर्जी। अब आता अपना, ठीक है, मैंने कहा कि भाई तो इसको सो वी कैन से, एलर्जी को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एग्जैगरेटेड और hyper sensitive reaction of the immune system. So certain antigens present in the environment, the अपन कहें substances या agent which cause the hypersensitive reaction of immune system is called an allergen. एलर्जेन क्या होते हैं? दैट एग्जाम्पल देखें अपन यहाँ पर कि डस्ट, माइट्स, पोलन ग्रेन्स, एनिमल, है ना, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस मीन्स एलर्जी करवाने वाले पार्टिकल्स, दैट इज डस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, माइट्स, पोलन ग्रेन, एनिमल डेंडर, ये सब क्या हैं? एलर्जेंस हैं। ठीक है ना। So the antibody produced in response to allergens are IgE type. अपन ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप का जो होता है वो एलर्जी के टाइम पर रिलीज होता है, बताया था ना मैंने। तो जैसे हमें बार बार छींक आ रही है किसी भी एलर्जी के कांटेक्ट में, एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने पर, सो बच्चों आर बॉडी में सम स्पेशल सेल प्रेजेंट होती हैं कॉल्ड मास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? मास्ट सेल्स। ये सब स्पेशलाइज्ड सेल हैं, किसी भी स्पेसिफिक एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने पर एक केमिकल रिलीज करते हैं विच इज हिस्टामाइन सेरोटोनिन। हिस्टामाइन सेरोटोनिन या निन भी लिखते हैं कई जगह इसको, सेरोटोनिन। ये क्या है? एक केमिकल है जो रिलीज करती हैं ये सेल जब भी कोई अजीबोगरीब रेस्पॉन्स आता है ना, तो उससे बचने के लिए हम एंटी हिस्टामाइन, एंटी सेरोटोनिन दे देते हैं जिससे हम उस एलर्जी से बच जाते हैं। ठीक है ना। तो एलर्जी क्या है? एक तरह का मतलब अजीबोगरीब सिम्टम्स हमारी बॉडी में होने लगते हैं, उससे बचने के लिए उन एलर्जेन किन की वजह से होते हैं? वो एलर्जेंस की वजह से होते हैं। उन एलर्जेंस से बचने के लिए हम एंटी हिस्टामाइन, एंटी सेरोटोनिन अपन वहाँ पर लेते हैं जिससे हम उस एलर्जी से बच सकते हैं, उन एलर्जेंस से फाइट कर सकती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना क्या, यहाँ पर देखें अपन तो ऑटो इम्यूनिटी। वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक ऑटो इम्यूनिटी। चैप्टर बहुत इजी है बट सम वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जिनको अपने को माइंड में रिमेंबर रखना पड़ेगा, तभी हम उनका मतलब अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए उन वर्ड्स का यूज़ हम अपने आंसर में करेंगे ना। बिकॉज ये वाला टॉपिक आपको याद हो तो ये सेकंड टर्म में आएगा आपके, और सेकंड टर्म कैसा है आपका? सब्जेक्टिव है, जिसको आपको डिटेल में आंसर्स लिखने आएंगे जैसा ऑलरेडी आप लोगों का पैटर्न है। तो उसमें आपको जब लिखने आएगा तो आपको इन वर्ड्स के यूज़ वहाँ पर करने पड़ेंगे, तभी आपको आई थिंक फुल मार्क्स या कहना चाहिए अपने को अच्छे से अच्छे मार्क्स अपन इस चैप्टर से गेन कर सकते हैं। क्योंकि जनरल चैप्टर है, सब लोग ऐसे ही ऐसे ऊपर ऊपर से उसको पढ़ लेते हैं और आंसर भी हम तो लिख देंगे। इसमें क्या है? वैक्सीनेशन में क्या है? वैक्सीनेशन तो हम तो ऐसे ही लिख देंगे। एलर्जी क्या है? इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। बट उसमें जो सम स्पेशल वर्ड, उसके लिए पर्टिकुलर साइंटिफिक वर्ड आ रहे हैं, इफ़ हम उसको ऐड करते हैं उसमें तो ये हमारे लिए ही फ़ायदा है इससे, है ना। तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स आर बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी एक स्पेशलिटी है,
एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनका, स्पेशली लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडीज, है ना, का होता क्या है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑटो इम्यूनिटी किस पर बेस्ड है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, सॉरी नॉन सेल्फ, इसके बेस पर ये पूरा इस काम करती है कि कौन, ऑटो इम्यूनिटी। मीन्स क्या होता है कि बिकॉज हम हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स हैं, मैमल्स में भी हम सबसे हायर कैटेगरी में आते हैं, तो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी भी न्यूट्रिशन अदर रीजन की वजह से अदर बॉडी सेल्स की ये एबिलिटी, सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, तो इम्यून सिस्टम गोज टू आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ ट्रैक। जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। जैसे अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक तो लगते नहीं है, फिर वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, और आप यहाँ ले जाना चाह रहे हो यहाँ चली जाती है, यहाँ रोकना चाह रहे हो रुकती नहीं है। ऐसे ही अपना इम्यून सिस्टम भी सम रीजन्स की वजह से ऑटो जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये कहना चाहिए अपने को, है ना। अब क्या होता है, आर इम्यून सिस्टम किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है। ड्यू टू दिस रीजन जो एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी वो हमारी बॉडी में ही अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, और अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। सो इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी, मतलब खुद ही अपनी सेल्स, अपनी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, क्या, एंटीबॉडीज। सो वी कैन से ऑटो इम्यून डिजीज आर दोज डिसऑर्डर्स caused when the body immune system goes off the track, है ना, and start destroying self cells और molecules। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, अर्थराइटिस वगैरह होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, ये हो गई अपनी ऑटो इम्यूनिटी, है ना। र्यूमेटॉइड हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, ये सब किसके हैं साइड इफेक्ट, ऑटो इम्यूनिटी के। सो वी कैन से ऑटो इम्यूनिटी डिजीज आर दोज डिसऑर्डर्स कॉज्ड व्हेन द कहना चाहिए अपने को, व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम गोज टू ऑफ द ट्रैक and start destroying cells and molecules. Okay, now next topic we will take immune system. Immune system, I think आप लोगों को इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आज मेरा मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर, दैट इज प्राइमरी ऑर्गन्स या प्राइमरी लिम्फॉइड्स, प्राइमरी ऑर्गन्स या प्राइमरी लिम्फॉइड्स। लिम्फेटिक सिस्टम आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और आई थिंक आप लोगों को आता भी होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा भी, है ना। और नेक्स्ट आता है फर्स्ट, तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके, अब आता है क्या इसमें कि भाई अपन ने प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स को इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं, किसमें, इम्यून सिस्टम में, या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मेन फंक्शन है फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन
of lymphocytes occurs. Lymph is of कहना चाहिए 2 टाइप्स. अपने को पता है, बहुत अच्छे से पता है ये सब चीज़ें. बीटा बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, है ना, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने बहुत अच्छे से. बी एंड टी लिम्फोसाइट्स अपन ने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने डिस्कस भी किया है, और अभी लास्ट पार्ट में शायद मैंने आपको बताया भी था. तो बी और टी लिम्फोसाइट्स बोथ की फॉर्मेशन किसके अंदर होती है? बोन मैरो के अंदर होती है. बट बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों होती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या होता है, इसीलिए बी लिम्फोसाइट इसमें आता है. लेकिन टी लिम्फोसाइट को अपन किस में बात करते हैं? टी लिम्फोसाइट की थाइमस में बात करते हैं. भाई इसके अंदर अपन ने बोन मैरो को डिस्कस किया, ठीक है. बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों होता है, ठीक है. और जो थाइमस है, थाइमस, इसमें क्या होता है? इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो ओनली फॉर्मेशन होता है ना, बोन मैरो में होती हैं ये, बट मैचुरेशन थाइमस में होता है. मतलब थाइमस में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स बन का फॉर्मेशन तो इस बोन मैरो में ही होता है, बट बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों होते हैं, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन. बट टी लिम्फोसाइट्स का ओनली फॉर्मेशन होता है, और जबकि इसका जो मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है. थाइमस होता क्या है अपना, है ना. सो इट इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स. थाइमस बर्थ के टाइम तो बड़ा होता है अपने में, अपनी बॉडी में, बट जैसे जैसे जो है न्यूली बॉर्न बेबी की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उसका साइज एडल्ट होने तक रिड्यूस होता चला जाता है. नाउ अब वी विल टेक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, है ना. तो ये कौन से हैं? ये ऐसे ऑर्गन्स हैं विच प्रोवाइड साइट ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज एंटीबॉडीज का अपन कह सकते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड्स, ऐसे ऑर्गन्स जो बाहर आने वाले पैथोजेंस, ये मतलब एंटीजेंस एंड लिम्फोसाइट्स को इंट्रैक्ट करने की साइट प्रोवाइड करते हैं. इट इज कॉल्ड सेकेंडरी lymphoid organs. Okay, secondary lymphoid organs are those where the lymphocytes interact with antigen and proliferate to form one कहना चाहिए अपने को effector cells और memory cells, that is spleen और lymph nodes, tonsils, appendix, है ना, और पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब इसमें आ जाते हैं. स्प्लीन ऑल्सो नॉन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना. अब इसमें नेक्स्ट आता है मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स क्या होती हैं? मास्ट सेल्स देखें, सॉरी माल्ट, MALT, माल्ट. माल्ट क्या है यहाँ पर? मास्ट सेल में यहाँ पर पहुँच गई थी एक्चुअली बच्चों. माल्ट MALT, इसको मैंने यहाँ लिखा MALT. ये अपन किस में डिस्कस कर रहे हैं? ये सब अपन जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे ऑर्गन्स. तो माल्ट क्या है इसमें? स्प्लीन हुआ, लिम्फ नोड्स हुआ, ये क्या है? लिम्फ नोड्स को भी मैंने अभी डिस्कस किया है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. अब उसमें ही अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन माल्ट. माल्ट क्या होता है? म्यूकस बाहर से आने वाले कहना चाहिए पैथोजेंस को ट्रैप करने में हेल्प करता है, और ये एक गुड बैरियर की तरह वर्क करता है. माल्ट का अपन यदि एक्सपेंडेड या फुल फॉर्म देखूं तो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये आपकी बुक में भी दे रखा है इसका फुल फॉर्म. तो म्यूकस ये क्या है? ये म्यूकस बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं उनको ट्रैप करने में हेल्प करता है, एक गुड बैरियर की तरह कहना चाहिए अपने को यहाँ काम करता है. राइट. आर बॉडी के 50% पार्ट में म्यूकस प्रेजेंट होता है. जैसे रेस्पिरेटरी अपना पाइप है, अपन रेस्पिरेटरी पाइप देखा ना, ट्रैकिया में म्यूकस प्रेजेंट होता है. अपनी नोज़ के अंदर आप देखोगे ऑलवेज थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है.
डाइजेस्टिव पार्ट में तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, पूरे उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ इनके थ्रू जो भी फॉरेन पार्टिकल्स अपनी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, म्यूकस उनको वहीं पर रोक लेता है। इसीलिए तो अपनी नाक में भी थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है ना, नोज के अंदर, वो उसका रीज़न यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट अपन लेते हैं। मैं ये एड्स, HIV ये सब मैं बाद में लूँगी। इसके बाद अपन सबसे पहले लेते हैं क्या, ड्रग्स, ड्रग अब्यूज़ जितने भी हैं अपने। वैसे अपने को अभी मेरे को टॉपिक लेना चाहिए था कैंसर, एड्स और HIV, बट मैं इन तीनों को एक साथ लेना चाहती हूँ, इसमें आधा आधा करके नहीं लेना चाहती। इसीलिए अपन यहाँ पर पहले ड्रग को डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज़। अपन कहें कि द ड्रग्स दैट आर कॉमनली अब्यूज्ड इंक्लूड, कहना चाहिए ओपियोइड्स और कोका, एल्केलॉइड्स, अदर ड्रग लाइक द बार्बिट्रेट्स, बहुत सारे अपन इसके एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, आर ऑल्सो अब्यूज्ड। काइंड ऑफ ड्रग्स में अपन देखें तो काइंड ऑफ ड्रग्स में अपने पास बहुत सारे काइंड्स हैं ड्रग के। ओपियोइड्स जो मैंने फर्स्ट वर्ड लिया था, सबसे पहले अपन वो ही ले लेते हैं। जैसे तो उसमें क्या आएगा आपके ओपियोइड्स में देखें तो ओपियोइड्स में आ जाता है आपके कि एक टेबल जैसी अपन थोड़ी सी यहाँ पर फॉर्म करते हैं ड्रग अब्यूज़ के लिए, जिससे आप लोगों को इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है अपना काइंड्स ऑफ ड्रग। यहाँ मैं हेडिंग डाल दूँ पहले, आपको समझ में आए, काइंड्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ ड्रग में मैंने लिया फर्स्ट नंबर ओपियोइड्स। ओपियोइड्स आज ये मारकर काम नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो वेरी फर्स्ट वी विल टेक ओपियोइड्स। इसका सोर्स ऑफ प्लांट क्या है? इसका सोर्स ऑफ प्लांट होता है पेपेवर सोमनिफेरम। ये चीज़ें बस अपने को हर चीज़ में याद रखनी है, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम। अब इसका अपन ने देखा कि इसका सोर्स ऑफ प्लांट है पेपेवर सोमनिफेरम, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट भी कह सकते हैं, पॉपी प्लांट। ओके, अब इसमें अपन ने देखा दीज आर द ड्रग विच बाइंड टू अवॉइड opioid receptors in the central nervous system and gastrointestinal tract, that is morphine and heroin। इनमें ये दो चीज़ें आती हैं। अब morphine is obtained from the latex of poppy plant, मतलब इस प्लांट के किस पार्ट से मॉर्फिन को ऑब्टेन करते हैं अपन? लेटेक्स वाले पार्ट से अपन इसको ऑब्टेन करते हैं मॉर्फिन को। इट इज़ sedative and painkiller and used to reduce pain after surgery। और मॉर्फिन का यूज़ अपन यदि एज ए मेडिसिन देखें ड्रग, तो इसका यूज़ करते हैं अपन किस में, जो है पेन किलर के रूप में इसका फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है आफ्टर सर्जरी। बट हमने इसको मॉर्फिन को यदि ज़्यादा इनटेक कर लिया, मॉर्फिन को यदि अपन ने ज़्यादा इनटेक कर लिया तो क्या होगा, उसके भी तो साइड इफ़ेक्ट होंगे ना, तो ब्रेन पर इफ़ेक्ट होने लगता है। इसीलिए इसको एक लिमिट जो इसकी क्वांटिटी है उसमें ही इसको अपन यूज़ करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको आ सकती है आइडेंटिफाई करने मॉर्फिन की और हेरोइन की। तो हेरोइन क्या है, एक तरह का स्मैक है, इस केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन। इट इज़ अ विटर white odorless crystalline compound obtained by the acetylation of morphine के एसिटाइलेशन से इसको अपन ऑब्टेन करते हैं। हेरोइन इज जनरली टेकन बाय द बाय इंजेक्शन। इट इज़ अ
डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। मतलब यदि अपन हेरोइन को यूज़ करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में, तो ये बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देता है, स्लो डाउन उसमें मोड में ले आता है। अब आता है सेकंड ऑप्शन अपना, सेकंड काइंड ऑफ ड्रग है अपना यहाँ पर क्या, कैनाबिनॉइड्स। ये क्या है कैनाबिनॉइड्स? ये कैनाबिनॉइड्स का जो किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिस प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं उसका नेम है कैनाविस सटाइवा। ये इनके बॉटनिकल नेम है उन प्लांट्स के जिससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है ना। दीज आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच इज इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट मेनली इन द ब्रेन। ठीक है ना। अब इनका अलग अलग रेशो भी होता है डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स में। ऐसा नहीं है कि सभी ड्रग्स में इनका अपन सेम अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो मैरिजुआना और हैशिश, गांजा, ये सब नाम आपने सुने होंगे, चरस, आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेसिन ऑफ कैनाबिनास प्लांट। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं जो इस प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हम ऑब्टेन करते हैं। दीज आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। मतलब इसको हम इनहेलेशन के थे, मतलब अपन ड्रग वगैरह सूंघने का आपने देखा होगा ना, मूवीज़ वगैरह में आता है, सूंघते रहते हैं बैठे बैठे और बेहोश पड़े रहते हैं, वही। और ओरल इंजेक्शन से भी ड्रग्स को यूज़ करते हैं। दे इफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, मतलब हार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक कि कोका एल्केनॉइड्स। ये क्या है कोका एल्केनॉइड्स या कोकीन? नाम आपने सुना होगा, कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। थर्ड नंबर आता है अपना कोका एल्केलॉइड्स या कोकीन, जिसको लोकल में अपन बोलते हैं। ठीक। अब आता है इस ड्रग को हम मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और यदि हम इसको ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो वो अपनी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं। जैसे अपन देखें, कोकीन इंटरफेरेस with the transport of neurotransmitter dopamine. It is usually taken by smoking. It has potential stimulating action on a central nervous system and produced a sense of euphoria and increased energy. Excessive doses cause hallucinations. मतलब इसके अपन यदि एक्सेस में ले लेते हैं तो क्या हो जाती है, किस से सफ़र करने लगते हैं, क्या कॉज हो जाता है अपने को, हेल्यूसिनेशंस कॉज से सफ़र करने लगते हैं अपन इसमें। अब हेल्यूसिनोजेंस क्या है? ये भी वही एक तरह का टोबैको, बहुत सारे हैं, अल्कोहल, और मतलब कहना चाहिए कि ये जो ड्रग एब्यूज़ हैं, जो अपन ने काइंड्स ऑफ ड्रग पढ़े हैं, कि ये एज ए मेडिसिन भी यूज़ किए जाते हैं, बट उनकी एक लिमिट क्वांटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा था आपको कि जो है पॉपी प्लांट से अपन ओपियोइड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें मॉर्फिन और हेरोइन यूज़ की जाती है। तो मॉर्फिन का एक लिमिटिंग क्वांटिटी में यदि यूज़ किया जाए तो वो अपने लिए किसका, पेन किलर का काम करती है। बट यदि अपन एक्सेस में यूज़ करेंगे किसी भी ड्रग को तो वो अपने लिए एक एडिक्शन हो जाता है, और वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को क्या करने लगते हैं, डैमेज या इफ़ेक्ट करने लगते हैं। अब इसमें आता है अपना
कि अब अपन देखें अल्कोहल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या हो जाता है, बहुत सारी फॉलोइंग द कॉजेज ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, इनमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी रहती है ना, नीड फॉर एडवेंचर्स, जैसे जो एडल्ट होते हैं और कहना चाहिए कि कुछ ऐसे कहना चाहिए फ्रेंडशिप हो जाती है अपने को कि वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बैठकर ड्रग ले रहे हैं तो हमें भी क्यूरियोसिटी होने लगती है। कुछ लोग जैसे बहुत पैसे वाले लोग हैं, बच्चे आ जाते हैं स्कूल में भी, आजकल तो आप देख रहे हो स्कूल में भी होता है ये सब कि अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, है ना, बियर वगैरह के फॉर्म में ही करने लगते हैं। और आपने आजकल एक और वो कौन सा है, नाम ही भूल गई मैं उसका, वो भी यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक को देखकर दूसरे को क्यूरियोसिटी होती है, यार हम भी तो इसको यूज़ करके देखें, है ना। तो या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे स्पोर्ट्स में हैं या और किसी ऐसे उसमें हैं फील्ड में, तो उनको लगता है कि एडवेंचर्स वगैरह में रहते हैं तो वो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं कि भाई इसको खा लेंगे तो हमारी थोड़ी सा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और वो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए वो लेना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उनकी बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने लगते हैं। एक्साइटमेंट के लिए ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ले लेते हैं, है ना। बहुत सारे, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, भाई देखा होगा कई लोगों को कि कोई भी स्ट्रेस हुआ उसके माइंड में जाके उसने पी लिया तो मतलब सब भूल गए, है ना। या फैमिली कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है तो बाहर जाकर फिर वो इन चीज़ों का यूज़ करने लगते हैं, ठीक है ना। अब आता है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, इनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं इन ड्रग्स के, तो ये भी अपने को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। द इमीडिएट इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड, और कहना चाहिए बिहेवियर इनका चेंज हो जाता है, वायलेंस होने लगती है, मारपीट करने लगते हैं घरों में आकर पी कर आते हैं तो, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक विद अल्कोहल लीड्स टू डेथ भी हो जाती है। और भी ऐसे कॉमन इनके जो है अपन देखें साइड इफ़ेक्ट, तो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब जो बच्चे इन चीज़ों में चक्कर में पड़ जाते हैं ना इन ड्रग्स के, तो क्या होता है कि उनको जो एकेडमिक में उनका पूरा जीरो हो जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन भी नहीं, कहीं भी पड़े दिख जाते हैं, आपने देखा होगा। विड्रॉल एंड आइसोलेशन फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली से दूरी बना लेते हैं, फ्रेंड्स से दूर हट जाते हैं, है ना। एग्रेसिव हो जाता है उनका बिहेवियर, और कहना चाहिए उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जिनके थ्रू जो इन ड्रग्स को यूज़ करने से उस पर्सन में होने लगते हैं, ठीक है। तो इनका प्रिवेंटेशन क्या होना चाहिए और कंट्रोल क्या होना चाहिए, तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज हर लिमिट्स इन एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसका हमें स्ट्रेस हो जाता है और हम जाकर इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं। तो इसकी जगह हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए काउंसलर के पास, काउंसलिंग करनी चाहिए जिससे हम अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ना कि इन ड्रग्स को यूज़ करना चाहिए, है ना। अब दूसरा है लुकिंग फॉर डेंजर सिग्नल्स विद हेल्प इन द इनिशिएटिंग प्रॉपर रिमीडियल स्टेप्स, और ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन ड्रग एब्यूज़ को, और मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली। सो स्टूडेंट्स, आज आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है आपका, अब अपन इसको यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेंगे एड्स, HIV, कैंसर, ये जो डिजीज़ अपने इस पार्ट का जो लेफ्ट रह गया है ना, इस चैप्टर का जो भी पार्ट, वो अपन अब लास्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।